So this is our fifth chapter of biology, fundamental unit of life. That is in your syllabus. Okay. So fundamental unit of life, life class 9 science. So at the first we'll discuss about the topics of this chapter. So how many topics are there in this chapter? So at the first introduction, the cell theory. तो हमको यहाँ पे ये भी समझना है कि व्हाट इज सेल, सेल होता क्या है, व्हाट इज सेल. ठीक है. सेल थ्योरी क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ सेल, difference between animal cell and plant cell. There are two types of cells, animal cell and plant cell. So what is the difference between animal cell and plant cell? So मैं इसको बाकायदा एक टेबल बना के ही आपको एक्सप्लेन करूंगा. मैंने स्लाइड में टेबल बना रखी है और डायग्राम भी यहाँ पे शो करे हैं मैंने, तो उससे भी क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस क्या होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप कह दो या फिर उसी को आप सेल मेम्ब्रेन कह दो. मेम्ब्रेन का मतलब एक लेयर होता है. मेम्ब्रेन मीन्स व्हाट, मेम्ब्रेन इज नथिंग बट द लेयर. प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है. फिर इसके बाद आता है हमारा सेल वॉल क्या होता है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, और प्लाज्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस. न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस और फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को भी हमको यहाँ डिटेल में थोड़ा स्टडी करना है. फिर आता है न्यूक्लियोइड क्या होता है, साइटोप्लाज्म, फंक्शन ऑफ अ साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में हम लोग ईआर बोलते हैं. टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप उसका क्या है और उसका फंक्शन क्या है, तो इसको भी हमको यहाँ पे डिटेल में देखना है इन तीन टॉपिक्स के अंदर. ओके. गोल्गी अपरेटस क्या होता है, फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस. लाइसोसोम्स क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम. माइटोकॉन्ड्रिया मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी हमको यहाँ पे देखना है. ठीक है. फिर इसके बाद है प्लास्टिटाइड, प्लास्टिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टाइड्स, फंक्शन. और फिर उसके बाद ये हमारे लास्ट में दो टॉपिक आते हैं, वैक्यूलस. ओके. इतने सारे टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में यहाँ पे पढ़ने हैं. ठीक है ना. मेरी बात आप तक पहुँच रही ना, क्लियर सुनाई दे रहा है आपको अच्छे तरीके से? ओके ओके. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की. एट द फर्स्ट वील टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. इंट्रोडक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल. इंट्रोडक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल. सेल इज व्हाट, डू यू नो अबाउट सेल, क्या होता है सेल, आपको पता है? क्या होता है सेल, व्हाट इज सेल? Cell is nothing but the basic unit of life. Cell is nothing but the basic unit of life. That is cell. Cell is the structural and functional unit of life. Okay, it is the basic unit of life. मतलब cell क्या होता है, एक basic unit होता है life का. सेल से मिलके अदर चीजें बनती हैं. सेल सबसे फंडामेंटल चीज है, ऐसा आप मान लो. सेल क्या है, एक फंडामेंटल चीज है. इससे मिलके अदर चीजें तो बनी है, लेकिन सेल किसी से मिलके नहीं बना, ऐसा मान के चल सकते हैं. ठीक है. इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी करी थी. किसने करी थी, यहाँ पे मैं ये इसको कर रहा हूँ इस तरह से. रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने 1660, डेड सेल की थी. हाँ. तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की थी, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है. रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी. कब करी थी, 1665 में. और किसकी हेल्प से करी थी, माइक्रोस्कोप से देखा था उन्होंने. ठीक है, वो माइक्रोस्कोप से देख रहे थे. ठीक है. फिर यहाँ पे नई एक, माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था. क्या हो गया, रॉबर्ट हुक वो एक उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप बनाया था ना, वो वाला. हाँ उसी से तो देखा था. ठीक है. फिर आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन. इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी करी, इन्होंने डिस्कवरी करी है यहाँ पे न्यूक्लियस की. ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है रॉबर्ट ब्राउन ने. और कब करी है, 1831, याद रखना. ठीक है. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की. फिर इसके बाद कौन आता है, ये आते हैं पुरकिंजे, coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell in 1839. फ्लूइड सब्सटेंस का मतलब समझते हो आप, फ्लूइड सब्सटेंस का मतलब समझती हो, क्या होता है फ्लूइड सब्सटेंस? फ्लूइड का मीनिंग होता है लिक्विड. लिक्विड. हाँ बिल्कुल सही, लिक्विड. फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है, लिक्विड. ठीक है. अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सेल थ्योरी होती क्या है, व्हाट इज सेल थ्योरी. तो द थ्योरी दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज रिप्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट. ये हमारे यहाँ पे दो बायोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं, इसको मैं अलग से मार्क कर रहा हूँ. ये देखो,
ये मैंने मार्क कर दिया ना। तो इनके नाम क्या है? शील्डन एंड स्वान। क्या नाम है? शील्डन एंड स्वान। इन लोगों ने यहाँ पे ये सेल थ्योरी दी है, ठीक है। तो इन्होंने अपने हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करा होगा, यही इनकी सेल थ्योरी है। बात आ रही समझ मेरी? क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है कि यहाँ पे अगर हम जैसे बात कर लेते हैं ना कि द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्क बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब सारी सेल जो आती हैं वो कहाँ से आती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती हैं, ठीक है। और कहाँ से आई हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई हैं। इसको बाद में एक्सपेंड किया गया। जो पहले थ्योरी दी गई थी उसको बाद में फिर एक्सपेंड करा है, ठीक है। तो एक्सपेंड किसने करा है? विर्को ने एक्सपेंड करा है उसको। बात आ रही मेरी समझ? ये भी एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने यस सर। उस थ्योरी को एक्सपेंड किया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने टाइप का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ टू टाइप, मींस ये जो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है ना यहाँ पे, तो वो नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल, according to number of cell, organism are of two types, unicellular organism and multicellular organism. अब यूनिसेलुलर मीन्स क्या होता है, मल्टीसेलुलर मीन्स क्या होता है, तो समझते हैं इसको। यूनिसेलुलर मीन्स क्या होता है? दीज ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल्ड, मतलब सिंगल सेल होगी। यूनि मीन्स क्या होता है? सिंगल। यूनि मीन्स सिंगल, एक होगा। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ एक सेल, ठीक है। So these organisms are single celled which perform all the function. सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक ही सेल होती है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये सारे आपसे पूछा जा सकता है कि अमीबा जो है वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है, तो यूनिसेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा। बात आ रही मेरी समझ? यस सर। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टी सेलुलर सेल की। मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी मीन्स व्हाट? मल्टी मीन्स मैनी। तो मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी, मीन्स अलग अलग फंक्शन होते हैं ना बॉडी में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मीनिंग हुआ कि एक ही सेल सारे फंक्शन को करेगी, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ कि हर फंक्शन के लिए अलग अलग सेल वहां पे डिसाइडेड है कि ये वाली सेल ये वर्क करेगी, ये वाली सेल ये वर्क करेगी, सबका अपना अपना फंक्शन दे दिया गया, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो कि एक कोई कंपनी होती है, ये मान लो एक कोई कंपनी है। अब इस कंपनी में कई सारे एम्प्लॉइज होते हैं, तो सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं ना, कि ये वाला कुछ और करेगा, ये कुछ और करेगा, ये कुछ और करेगा, ये कुछ और करेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं इसको। बात आ रही मेरी समझ? मेरी बात क्लियर हो रही है इतनी? यस सर। ओके। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। अब एनिमल्स में तो कई सारे सेल्स होते ही है, प्लांट्स में भी कई सारे सेल्स होते हैं, फंजाई में भी कई सारे सेल्स होते हैं। तो ये जो जैसे फंजाई की बात की जाए, प्लांट की बात की जाए, या एनिमल्स की बात की जाए, तो ये किस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे? बता दो आप मुझे, ये किस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे? जल्दी से बता दो। सर क्या कौन सी कैटेगरी में? मैंने बोला कि प्लांट है या एनिमल्स है, ये किस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे? यूनिसेलुलर सेल या फिर मल्टी सेलुलर? मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेलुलर सेल। तो आप बात को समझ गए ना। यूनिसेलुलर सेल का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल। इसका यस। मतलब क्या होता है? सिंगल सेल, ठीक है। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल वर्क, ठीक है। मतलब एक ही सेल होगी, वही सारे वर्क करेगी बॉडी के अंदर। और मल्टी सेलुलर सेल का मतलब क्या होता है? मैनी सेल्स। इसका मतलब क्या हो जाता है? मैनी सेल्स, ओके। परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव वर्क, ठीक है। मतलब अलग अलग सेल अलग अलग वर्क करेगी, सबका वर्क अलग अलग होगा। जितने भी सेल हैं सबका वर्क अलग अलग होगा। तो मल्टी सेलुलर सेल कहाँ पे मिलेगी हमको? फंजाई में मिल सकती है, प्लांट्स में मिलेगी, और एनिमल्स में मिलती है। लेकिन अगर हम लोग यूनिसेलुलर सेल की बात करते हैं तो वो उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, या फिर बैक्टीरिया हुआ।
मेरी बात क्लियर तो हो गई होगी, सिंपल सी चीजें हैं ये तो। बात आ रही ना आपको समझ में? Yes, sir. Okay, so now we talk about next point. The shape and size of the cell are different according to the kind of function they perform. देखो, सेल के भी कई सारे शेप और साइज हो सकते हैं। सेल का कोई एक फिक्स डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द शेप और एंड साइज ऑफ द सेल आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। मतलब अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल का शेप और साइज अलग अलग होता है। क्लियर है? जैसे मान लो कि ये कोई एक सेल है, इसका फंक्शन कुछ और होगा। अब इससे कोई बड़ी सेल आ गई, इसका फंक्शन कुछ और होगा। इससे कोई बहुत छोटी सी सेल आ गई, इसका फंक्शन कुछ अलग होगा। यानी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन द साइज एंड शेप ऑफ द सेल मे बी डिफरेंट। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है। सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स। ठीक है, डिवीजन होते हैं। Each cell has certain kind of cell organelles to perform different type of function like mitochondria for respiration. अब respiration के लिए जैसे हमको mitochondria की जरूरत पड़ती है, ठीक है। respiration के लिए, respiration का मीनिंग आप समझते हो ना? Yes, sir. Breathing. ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन भी एक पूरा प्रोसेस होता है ना, कहाँ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, नाक से अंदर तक चलता है, लंग्स तक पूरा जाता है अंदर तक। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का यूज करते हैं। ऐसे अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल यहाँ पे डिसाइड की गई हैं कि ये वाली सेल ये वाला फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये वाली सेल ये वाला फंक्शन परफॉर्म करेगी। बात क्लियर हो रही ना? Yes, sir. ओके, सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ सेल, कि मतलब सेल जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला हुआ है कि जो सेल है वो हमारे कितने टाइप के बताए गए हैं। इसमें सेल आपको बताए गए हैं 2 टाइप के। देख लो आप, सेल आपको यहाँ पे 2 टाइप के बताए गए हैं। पहला कौन सा है? प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। पहला सेल क्या है? प्रोकैरियोट्स। दूसरा है यूकैरियोट्स। नाम याद रहेंगे, ये थोड़ा सा क्रिटिकल नाम है, याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? Sir, याद रहेंगे. वेरी गुड। तो पहला हो जाता है हमारा प्रोकैरियोट्स, दूसरा हो जाता है हमारा यूकैरियोट्स। अब इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे इनको देखो शो किया गया है। मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस को शो किया है कि पैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है और एरिकैरियोट्स सॉरी यूकैरियोट्स का मीनिंग क्या होता है। तो पहला डिफरेंस क्या हो जाता है? सेल, प्रोकैरियोट्स में बता रहा हूँ मैं, सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यूकैरियोट्स में बताया गया सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। लैक मीन क्या होता है? लैक मीन्स कमी होना। लैक मीन्स का मतलब क्या होता है? कमी होना, अभाव, कमी। बात इतनी हिंदी तो आती होगी ना? Yes, sir. हाँ, तो लैक मीन क्या होता है? कमी। मतलब क्या बोल सकता हूं मैं इसमें कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर सेल की कमी होती है, उसमें न्यूक्लियर सेल होती नहीं है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन होती नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स में बात करी जाए तो न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है उसमें। लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोट्स जो है वो कैसा होता है? सिंगल क्रोमोसोम होता है उसमें। लेकिन यूकैरियोट में सिंगल भी हो सकता है और मल्टी भी हो सकता है। अभी क्रोमोसोम क्या होता है वो आगे स्लाइड्स में अभी आएगा सारे टॉपिक, तो उसमें क्लियर में कर दूंगा। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है? असेक्सुअल होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल भी होता है और असेक्सुअल भी होता है। ठीक है ना? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब आप समझ ही गए हो, मैंने अभी बताया था आपको। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, सारे Yes. फंक्शन एक ही सेल करेगी। यूनिसेलुलर मींस सारे फंक्शन परफॉर्म बाय, मतलब सिंगल सेल, ऑल द फंक्शन परफॉर्म बाय सिंगल सेल। ठीक है, और जो यूकैरियोट होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मींस व्हाट? द फंक्शन ऑफ बॉडी, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होंगे। जैसे ही फंक्शन होंगे उसके लिए अलग अलग सेल डिसाइडेड है कि ये वाली सेल ये फंक्शन करेगी, ये वाली सेल ये वर्क करेगी। ऐसे बात आ रही है समझ में? Yes, sir. जैसे हमारा घर होता है तो घर में जब हम लोग नौकर वगैरह रखते हैं ना, सर्वेंट, तो कोई रखते हैं उसको, वो सफाई करता है, कोई खाना बनाता है, कोई कार को साफ करता है, कोई गार्डन गार्डन को देखता है, देख रेख करता है। तो ये सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं ना,
अब जो गार्डन को देख रहा है तो वो घर में किचन में आके खाना तो नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका काम क्या है, गार्डन में काम करना। ठीक है, जो किचन में काम कर रहा है, जो खाना बना रहा है, अब उससे आप कह दो कि भैया आज आप ऐसा करो ना कि आप झाड़ू लगा दो आज, तो वो क्यों करेगा? वो नहीं करेगा, गुस्सा हो जाएगा वो। ठीक है। तो वही होता है। तो अलग अलग फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, तो अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग सेल डिसाइडेड है। ठीक है, चलो आप मुझे मल्टी सेलुलर का आप मुझे 2 एग्जाम्पल बता दो जल्दी से। मल्टी सेलुलर के आप मुझे 2 एग्जाम्पल बता दो, कौन कौन से हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स हो जाएगा और प्लांट्स। प्लांट्स हो जाएगा। वेरी नाइस। ठीक है, एक और होता है, ह्यूमंस। कौन सा? ह्यूमंस। नहीं, ह्यूमन तो एनिमल की कैटेगरी में ही आ गए। ह्यूमन तो एनिमल की कैटेगरी में आ गए ना। मैंने अभी एक और बताया था, फंजाई, याद करो। यस। और यूनिसेलुलर सेल के आप मुझे एग्जांपल बता दो। अमीबा। अमीबा, पैरामीशियम, यस। ये बताया ना मैंने अभी आपको, लास्ट स्लाइड यस में बताया है ना। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको सब बताया हुआ है डिटेल में। ये देखो यहाँ पे सब लिखा है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, और यहाँ पे लिखा फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, सब सर बताया है मैंने। फंगस यूनिसेल्युलर नहीं होता? नहीं नहीं, फंजाई यूनिसेलुलर नहीं है, फंजाई इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर सिर्फ है अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। सर ईस्ट भी हाँ, हो सकता है। क्या क्या क्या? ईस्ट। हाँ, आ तो सकते हैं, कई सारे हैं वैसे, एग्जाम्पल में तो देखा जाए तो फिर बहुत सारे हैं। ठीक है, बात आई यस। मेरी आपको समझ में? ठीक है, वैसे अगर देखा जाए ना, यीस्ट जो होता है ना, तो वो यूनिसेलुलर में आएगा कि मल्टी सेलुलर में आएगा, बता दो आप मुझे। यूनिसेल्युलर। वेरी गुड, यूनिसेलुलर में आएगा यीस्ट। ओके, क्लियर हो रहा है ना इतना? ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसमें बोला गया है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। यहाँ पे लेकिन वो क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, सेंट्रियोल इज एब्सेंट, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक मतलब डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। और ये मुझे आप बता दो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का मतलब क्या है, ये क्या होते हैं, ये टाइप ऑफ सेल हैं। यहाँ पे देखो ये सब मैंने क्लियर बोला है कि टाइप ऑफ सेल, कितने टाइप के सेल हैं, 2 टाइप के सेल हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। क्लियर हो रहा है? यस। ओके, वेरी नाइस। चलते हैं आगे। अब देखो आप ये वाली स्लाइड देखो आप, ये वाली स्लाइड को आप देख लो जरा अच्छे तरीके से। क्या बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो ना अच्छे तरीके से, डायग्राम शो हो रहा है ना आपको? यस। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे, इसमें आप बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेंट्रोइल भी है, लाइजोसोम है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने अभी जस्ट आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल में। ये देखो लिखा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सॉरी एनिमल सेल की, सॉरी मैं गलत बोल गया, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है यूकैरियोट्स में। बात आ रही समझ? यस सर। ओके ओके, तो आप इनका ये देख सकते हो, ये डिफरेंस इसमें मैंने शो किया है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ बताया गया है, न्यूक्लियर है भी, न्यूक्लियर भी है ना, न्यूक्लियस भी है, ये अंदर होता है, न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, ये न्यूक्लियर कहते हैं इसको, न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। ये जो बना रहा हूँ ना, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम है। इस डायग्राम को आपको कैसे प्रैक्टिस करनी होगी, अगर ये डायग्राम आपको याद रखना है तो आपको इसको खुद से बना के प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप इसको समझ पाओगे। बताओ, है ना? जब आप यस इसमें डायग्राम को ये खुद से बना के प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप समझ पाओगे कि हाँ कहाँ पे क्या होता है। सर। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स लोग मतलब फिजिकली दे लुक द सेम।
देखो सेल तो सेल होती है, ठीक है। अब उनका अगर हम बात करते हैं कि दिखती कैसे है, तो ये क्लियर कैसे बोला जा सकता है, क्योंकि अलग अलग चीजों में वो सेल्स पाई जाती हैं। और मैंने अभी आपको बताया था, पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल का शेप और साइज अलग अलग होता है। मैंने बताया ना, फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल का शेप और साइज कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो जब शेप और साइज अलग अलग होगा तो वो फिर सेम कैसे दिख सकते हैं हमें, ओके सर। है ना। तो शेप और साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, ये सारे जितने भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि जैसे सेल वॉल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियन क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होता है, ये सब अभी धीमे धीमे अपन आगे पढ़ते जाएंगे इसी चैप्टर में। अभी ये सारे टॉपिक आएंगे, ठीक है। व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, गोल्गी अपरेटस क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये अभी धीमे धीमे सब आएगा, अभी आगे टॉपिक जैसे चलता जाएगा तो ये सारी चीजें अभी कवर हो जाएंगी अपनी। कोई डाउट है इतनी बात में? नो सर। ओके, वेरी गुड। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये देखो लिखा है एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस। तो सेल वॉल क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में आप याद रखना सेल वॉल नहीं होता है, उसमें एब्सेंट होता है। लेकिन प्लांट सेल में अगर बात करी जाए तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था कि एनिमल सेल में क्या था, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं था, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है ना प्लांट सेल, तो इसमें ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सेल वॉल दिख रहा है आपको, ये देखो सेल वॉल दिखा, यस। ये है ना। लेकिन आपको इस वाले डायग्राम में कहीं भी सेल वॉल नजर आ रहा है क्या? इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में आपको कहीं भी सेल वॉल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था कि एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं तो एनिमल में क्या होता है कि सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है, सेल वॉल ही नहीं होता उसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, अभी हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपसे और क्लियर बोल दूं, ये जो हमारा डायग्राम है ये कौन सा है, किसके लिए बनाया ये मैंने, ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है? सर कौन से वाला? ये वाला पहला वाला, ये बताओ कौन सा सेल एनिमल। है ये बिल्कुल एनिमल सेल है ना। तो ये पहला जी। वाला हो गया हमारा एनिमल सेल, ठीक है। और ये सेकंड वाला जो है वो किसका है, प्लांट सेल है। याद रखोगे आप इसको मेरी बात आप तक पहुंच रही यस। ना, क्लियर हो रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लियर? यस। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो आप इस स्लाइड को देखो आप, अब यहाँ पे ये डिफरेंसेस बताए गए हैं, ठीक है। प्लास्टाइड आर एब्सेंट, इसमें नहीं होता है, लेकिन प्लास्टाइड इसमें तो होता है, प्लांट सेल में तो होते हैं प्लास्टाइड, अभी डायग्राम में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, लेकिन अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें गोल्गी बॉडी आर प्रेजेंट एंड कॉल्ड डिक्टोसन, डिक्टोसम इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना बात। ये देखो सिंपल सिंपल सी बातें हैं बिल्कुल, आपको बस ये डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है इसको ना, ठीक है। रख पाओगे याद कि नहीं रख पाओगे, ये बताओ। सर रख पाऊँ? वेरी गुड। अच्छा कल आपने टेस्ट दिया कि नहीं दिया? सर मोशन वाला नहीं दे पाई थी और मैंने पहले वाला दे दिया था। तो फिर आप बताओ कब कराना है टेस्ट, अब आपने टेस्ट ही नहीं करा, तो गलत बात है, टेस्ट करना चाहिए था। मैंने उसमें शेड्यूल भी कर दिया था ना, टेस्ट को शेड्यूल कर दिया था। आज करोगे आप टेस्ट, आज कर दोगे? यस सर, आई विल डू इट आफ्टर द क्लास। ठीक है। तो अभी उसको दोबारा से मुझे रीशेड्यूल करना होगा ना, तो मैं कर दूंगा, तो आप टेस्ट उसको करो आज, ठीक है। मोशन का है, मोशन, ओके चलो। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा डिफ्यूजन। तो चलो बताओ मुझे आप कि डिफ्यूजन क्या होता है, क्या मीनिंग होता है डिफ्यूजन का, ठीक है। सुनो, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है।
स्पॉन्टेनियस मूवमेंट किसका, किसी भी सब्सटेंस का, कहाँ से कहाँ भाई, मूवमेंट अगर किसी चीज का हो रहा है तो कहीं ना कहीं से किसी जगह से दूसरी जगह हो रहा होगा मूवमेंट अगर हो रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ही तो मूवमेंट हो रहा होगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। हाई कंसंट्रेशन का मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो रही है, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी रीजन की, उसको हम लोगों ने बोला है हाई डेंसर या हाई कंसंट्रेशन रीजन, ठीक है। और लो कंसंट्रेशन रीजन मींस व्हाट, रेरर मीडियम, जहां पे डेंसिटी कम रही होगी वहां पे कंसंट्रेशन चीजों का कम होगा, ठीक है ना। बात आ रही समझना अच्छे तरीके से। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. Cell also obtain nutrition from the environment, ठीक है, मतलब सेल जो है वो एनवायरनमेंट से क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। जैसे CO2 गैस है, हम CO2 गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन गैस को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो आ जाओ, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो यही सारी चीजें इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। कोई डाउट है इतनी बात में? इतनी बात में कोई डाउट है आपको? No, sir. Okay, now if we talk about the next topic is okay, next topic is osmosis. Osmosis means what? The movement of water molecule through selectively permeable membrane along the concentration gradient is called the osmosis, ठीक है। ऑस्मोसिस का मतलब भी क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल हो तो उसका मूवमेंट, उसका मोशन करना, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। मेरी बात आप तक पहुंच रही है मेरे ख्याल से। तो मैं यहाँ पे ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कशन कर रहा था, उसका मतलब क्या, मैंने आपको ऑस्मोसिस का क्या मीनिंग बताया है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब है कि जैसे मान लो कि मान लो वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा, किसी बीच में कोई मेम्ब्रेन आई होगी, तो उससे कुछ पार्टिकल उस साइड निकल गए होंगे, कुछ पार्टिकल रह गए होंगे, उसी बस प्रोसेस को, मोशन को, वाटर का जो मूवमेंट होता है उसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट सेल की बात करी गई, तो प्लांट सेल टेंड टू ऑब्टेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। प्लांट सेल में जो भी पानी जो वाटर लेते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो कैसे ग्लास में पानी भरा और पी गए, ठीक है, लेकिन अब प्लांट्स तो ऐसे नहीं पीते पानी कि उनको आप एक ग्लास में पानी भर के दे दो, उनसे बोलो लो पी लो, ऐसा होता है क्या? No, sir. है ना। तो उनको पानी वो जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, इसी प्रोसेस की हेल्प से लेते हैं, ऑस्मोसिस की हेल्प से ही वो पानी लेते हैं। समझ पा रहे हो ना, ऑस्मोसिस की हेल्प से ही वो पानी लेते हैं, इसी की हेल्प से, यही रीजन होता है, मतलब यही एक प्रोसेस होता है उनके पानी लेने का। मतलब वो जैसे प्लांट होते हैं तो उनको हम लोग पानी डालते हैं प्लांट को, अब वो पानी पी थोड़ी ना जाते हैं, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। बात आ रही समझ? Yes, sir. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, सब चीज मैंने यहाँ पे क्लियर करी है, ये देखो मैंने बाकायदा पूरा सबका डिफरेंस एक साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, मींस कंडीशन क्या है, मीडियम सराउंडिंग सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन सेल, मतलब सेल का जो कंसंट्रेशन होगा वो मीडियम के कंसंट्रेशन से कम होगा। मीडियम जिसमें वो सेल प्रेजेंट है, मीडियम का कंसंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है। हाइपो, हाई मींस ज्यादा, हाई मींस क्या होता है, ज्यादा। तो इसमें देखो स्पष्ट क्लियर लिखा है बिल्कुल कि मीडियम सराउंडिंग सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब सेल जैसे, ये मान के चलो, आप मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये आपने सुना सेल है, अब इस सेल के चारों तरफ कोई सराउंडिंग भी तो है, तो इस सराउंडिंग का जो भी कंसंट्रेशन होगा वो सेल के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, हाई होगा, कैसा होगा, हाई होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है रिजल्ट क्या होता है, सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड लाइकली टू स्वेल अप। ये मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि व्हाट हैपेंड टू सेल इन अ शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन, जब हम सेल को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर डाला तो क्या रिजल्ट कंडीशन बनेगी और क्या रिजल्ट आएगा, उसको अगर हम लोगों ने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाला
तो उससे क्या सिचुएशन बनती, क्या कंडीशन आती है और रिजल्ट उससे क्या मिलता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को अगर हम लोगों ने शुगर या फिर सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाला तो उससे क्या कंडीशन बनती है और क्या रिजल्ट आता है, वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, ये सारा टॉपिक बताओ। रख पाऊंगी। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट स्लाइड आ चुका है हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड में क्या यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है, ये देखो आप। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बताया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में होता क्या है, देखो मेम्ब्रेन का आप सीधा सा एक मीनिंग समझ लो। मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक लेयर। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, एक तरह की लेयर। जैसे आपने देखा होगा मिल्क, मिल्क के ऊपर वो लेयर जम जाती है जिसको हम लोग क्रीम कहते हैं, मलाई कहते हैं, मलाई, पता है ना आपको? यस सर। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक तरह की मेम्ब्रेन होती है, उसपे एक लेयर टाइप की बन गई ना, मिल्क के ऊपर लेयर टाइप की बन जाती है, उसको हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम लोग मेम्ब्रेन यहाँ पे बोलते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का मीनिंग क्या होता है इन बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के टर्म्स में इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। मतलब जैसे मान लो कि ये सेल है, तो सेल को कवर करने के लिए एक यहाँ पे लेयर बनी होती है, ठीक है ना। सेल को कवर करने के लिए यहाँ यहाँ पे एक लेयर टाइप की होती है। इसी लेयर को हम क्या कहते हैं, इसी लेयर को हम लोग क्या कह देते हैं, मेम्ब्रेन। दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब मेरी आप बात सुनो, मेरी आप बात सुनना अच्छे तरीके से, देखो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो। जैसे मान लो कि ये हमारी सेल है, ठीक है। अब जैसे अगर एनिमल सेल की हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो मान के चलो कि ये एनिमल सेल हो गई, ठीक है। अब सेल ऐसा तो नहीं है ना कि सेल बॉडी में अलग से ऐसे घूम रही है, उसके चारों तरफ भी और सारे भी चीजें हैं। बॉडी है हमारी, जैसे बॉडी है तो इसमें सेल भी है और सेल के चारों तरफ कुछ और भी चीजें होंगी, ठीक है। तो यहाँ इसके ऊपर क्या होता है, सेल के ऊपर एक तरह की कोई एक लेयर टाइप की होती है जो इसको और अदर चीजों से मतलब सेपरेट करती है। जैसे ये एक मैंने पिंक कलर से बना दिया, ये एक लेयर है, और जो मैंने ये ग्रीन कलर से बनाया था इसके अंदर, ये ग्रीन कलर वाला क्या है, सेल है। बात आ रही समझ में आपको? ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ, तो ये ग्रीन कलर क्या है, यहाँ पे ये सेल है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे ये पिंक कलर से बनाया है, तो ये क्या होता है, ये होता है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब हो जाता है उसके ऊपर एक लेयर टाइप की होती है, उसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। ओके, अब यहाँ पे बोला गया है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं ना, चाय बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो चाय को हम वो उससे छानते हैं ना, तो क्या होता है, फिल्टर करते हैं ना उसको, चाय को ऐसे करके छानते हैं ना ग्लास में या कप में, ठीक है। तो जिस वो चीज होती है ना जिससे हम चाय को छानते हैं, वो आप यहाँ पे मान लो कि वो मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी। वो यहाँ पे मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी। वो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगी, मेम्ब्रेन की तरह वो यहाँ पे एक्ट करती है। बात मेरी आ रही समझ? जिससे वो चाय को तो नीचे आने देती है, लेकिन जो चाय की पत्ती वगैरह हो जाती है और मटेरियल जो होता है ना, जैसे अदरक वगैरह भी हम डालते हैं, इलायची वगैरह डालते हैं चाय में, तो वो चीज ऊपर रह जाती है। क्लियर हो रही मेरी बात आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ पा रहे हो आप? यस सर, क्लियर हो रहा है। ओके, वेरी गुड। आगे बोला गया है इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों कहते हैं इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्यों कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्ट करती है चीजों को कि हमें किसको ट्रांसमिट करना है और किसको ट्रांसमिट नहीं करना है, किसको रोकना है। तो सिलेक्शन तो किसने किया भाई, सेल मेम्ब्रेन है। जैसे ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये ग्रीन कलर से सेल था और ये उसके ऊपर बना हुआ है, मैंने ये पिंक कलर से बनाया था, इसको सेल मेम्ब्रेन बोला, ठीक है।
अब इसमें मान लो कि ये व्हाइट कलर से कुछ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मान लो व्हाइट मैंने यहाँ से शो किया, कुछ आ रहा है, तो अब सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि उसको किसको अंदर जाने देना है। बात आ रही समझ में? जैसे मान लो कि मैंने ये व्हाइट कलर से बनाया, ये मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर Yes, से sir. बना दिया, ये मैंने यहाँ पे येलो कलर से बना दिया, तो अब इसमें से कौन सा कलर इसके सेल के अंदर जाएगा ये डिसाइड कौन करता है, ये सेलेक्ट कौन करता है, ये सेलेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन, सेलेक्ट करता है कि उसको किसको अंदर पास होने देना है और किसको उसको पास होने से रोकना है। बात आ रही समझ? Yes, ठीक sir. है, तो इसीलिए अब मेम्ब्रेन ने क्या किया, मेम्ब्रेन ने सिलेक्शन किया ना कि किसको उसने पास होने देना है और किसको उसको रोकना है, तो इसीलिए उसको मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे क्या बोला जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, कि किसने उसको सेलेक्ट करके परमिशन दी कि आप आ सकते हो और आप नहीं आ सकते हो, आपका आना मना है यहाँ। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से सब कुछ? Yes, sir. ओके, अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो पूछ लेना आप, ठीक है? Okay, sir. Okay. Now, if we talk about the properties of plasma membrane, plasma membrane में क्या क्या properties होती हैं? Plasma membrane को ही हम और क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से। Plasma membrane का एक नाम और होता है, क्या बोलते हैं इसको? Cell membrane. Very good. Plasma membrane को ही हम लोग बोलते हैं cell membrane, और cell membrane का भी एक और नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं बताओ? Plasma membrane. नहीं, इसके अलावा एक और नाम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एक सेल मेम्ब्रेन हो गया, एक नाम और होता है जो अभी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करा आपके साथ, बताओ क्या होता है? Selectively permeable membrane. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये देखो ये लिखा हुआ है, लिखा है ना, आपको दिखाई दिया, ये मैंने हाईलाइट किया है उसको। Yes, sir. ओके, तो अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती हैं समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि इट इज फ्लेक्सिबल, मींस मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन, मतलब एक क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा क्या है, इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स सेल टू इंजेक्ट in food and other form external environment, so this process is called the एंडोसाइटोसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। अमीबिया एक्वायर फूड थ्रू दिस प्रोसेस, अमीबिया जो होता है, अमीबिया जो होता है वो इसी प्रोसेस से फूड को लेता है, मतलब एंडोसाइकोटिस से, ठीक है, एंडोसाइटोसिस से ही यह प्रोसेस से अमीबिया अपना फूड लेता है। अब आप मुझे इतनी बात बता दो कि अमीबिया जो होता है वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है? जल्दी बोलो। Sir, क्या amoeba? अमीबा, यस, Sir, unicellular. वेरी गुड। तो अमीबा जो होता है हमारा वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर सेल होता है। अच्छा मुझे आप जल्दी से बता दो, प्लांट कैसा सेल होता है, प्लांट? Multicellular. वेरी गुड, क्लियर हो गई इतना, ये पूरा सब कुछ क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा ठीक है, मेरी आप बात सुनो, यहाँ बात हम लोग कर लेते हैं अब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। तो इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। ये तो मैंने आपको लास्ट अभी पिछले स्लाइड में ही बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नाम होता है वो मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो नाम और भी बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, एक बताया आपको सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या बताया नाम, बताओ जल्दी से। एक और नाम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है नाम, बोलो जल्दी से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक नाम और क्या है, जल्दी बोलो पलक। Cell membrane, selectively permeable membrane. सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन अगर उसको बोला गया है, अगर उसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोला गया है, परमिएबल मेम्ब्रेन अगर इसको बोला गया है, तो इसका पर्पस क्या है बोलने का, इसका पर्पस यही तो है ना कि वो परमिट करता है किसको एंट्री देना है और किसको एंट्री नहीं देना है, किसको एग्जिट कराना है, ठीक है। इसलिए तो उसको हम लोग सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। Okay, now it prevent movement of some other material not required for the cell as it act like selectively permeable membrane.
मतलब वो सबको डिसाइड कर लेता है, खुद से डिसाइड करता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो खुद से डिसाइड करता है कि उसको किसको आने देना है, किसको एग्जिट कराना है, किसको रोकना है, किससे क्या करना है, वो सब खुद से डिसाइड करता है। क्लियर हो गई बात पूरी? Yes, sir. एवरीथिंग इज क्लियर? Yes. नाउ वी टॉक अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? Cell wall is another rigid outer covering in addition to the plasma membrane found in plant cell. ये तो अभी आपको बताया गया था कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल पाया जाता है किसमें? प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है? द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मेरी बात सुनना आप, जैसे मान लो कि ये क्या है अपना, ये क्या है बताओ? ये पिंक कलर से जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है? मान लो सेल है, ये क्या है? सेल है, ठीक है। इस सेल के ऊपर जो मैंने ये येलो कलर से बनाया, ये येलो कलर से जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, बताओ ये क्या है? बोलो जल्दी से। Sir, cell. नहीं, सेल तो ये बन चुका ना पिंक कलर से जो अंदर बना हुआ है। Sir, बाहर membrane. हाँ वेरी गुड, ये बन गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। और अब जो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से ये बना रहा हूँ, ये ग्रीन कलर, ये दिखा आपको ग्रीन कलर? Yes, sir. तो ये ग्रीन कलर क्या है बताओ? Green. बताओ मुझे, ये ग्रीन कलर क्या है? चलो यहाँ अंदर से स्टार्ट करते हैं। ये पिंक वाला था, पिंक वाला जो है वो क्या था? सेल था। पिंक वाला क्या था? सेल था। येलो कलर जो ये बना हुआ है, येलो कलर क्या है यहाँ पे? मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। Yes. और जो ये मैंने ग्रीन कलर से बनाया है सबसे बाहर, तो ये ग्रीन कलर क्या है? यही तो है सेल वॉल। क्या है ये? Cell wall. सेल वॉल। तो याद रहेगा, याद रहेगा ये आपको? Yes. वेरी गुड। तो इसको हम लोग कह देते हैं सेल वॉल। ये डायग्राम बस आप याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये जो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना दिया, बस इसको आप याद रखना अच्छे तरीके से। कोई डाउट है इतनी बात में आपको? अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो जल्दी से पूछो आप। No, sir. सब कुछ क्लियर होता जा रहा है ना अच्छे तरीके से? ओके। तो सेल वॉल का मतलब क्या होता है? सेल वॉल का मतलब क्या होता है? आप डायग्राम से क्लियर आपको दिख रहा है कि सेल वॉल का मतलब क्या होता है? तो सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ की कवरिंग। देखो सुनो, सेल के चारों तरफ की कवरिंग क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ की कवरिंग क्या है? सेल वॉल। बताओ। Yes, sir. ठीक है। तो सबसे अंदर क्या आएगा? सेल आएगा। सेल का कवरिंग जो होगा उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, सिंपल है। ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, देखो सेल द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। आप इस बात को याद रखना। क्या आप इस बात को याद रख पाओगे? Yes. मैं ये सारे क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। और आप, मैंने आपसे के साथ ये नोट्स भी शेयर कर दिए हैं, नोट्स भी मैंने आपको भेज दिए हैं। तो आप जो है क्या करना कि इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना। क्या करोगे? अच्छे तरीके से इनको पढ़ लोगे, चलेगा? बोलो जल्दी से। Yes. ओके, चलो। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेल की। सेल का फंक्शन क्या होता है? Cell wall permit the cell of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute external medium without bursting. अच्छा मुझे आप ये बताओ, जो फंजाई है, फंजाई कैसा है? यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर?
जल्दी। What's a फंजाई कैसा होता है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? multicellular? और बैक्टीरिया कैसा होता है? Unicellular. वेरी गुड, चलो याद हो रहा है। अच्छा ये पहले से पता थे क्या? नहीं सर, एक दो ही पता था। ठीक है, लिखा हुआ इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। आपको पता है प्लांट सेल जो वाटर लेता है वो कैसे, कौन सी प्रोसेस से लेता है, बताओ जल्दी से। प्लांट सेल जो वाटर लेता है वो कौन सी प्रोसेस से लेता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी मैंने सब एक्सप्लेन किया था। Transpiration. अरे नहीं, क्या 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 बोला आपने? मेरे को लगा प्लांट कैसे ले लेते हैं। हाँ प्लांट का ही तो पूछ रहा हूँ, प्लांट वाटर कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या नाम होता है इस प्रोसेस का? क्या नाम होता है प्रोसेस का, नाम बताओ। अरे बताओ जल्दी से। अरे कहाँ चली गई? तो प्लांट सेल जो होता है, प्लांट जो होते हैं वो वाटर लेते हैं किस प्रोसेस से? ऑस्मोसिस से वो वाटर लेते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पे यही तो देखो लिखा है ये, वाटर बाय ऑस्मोसिस। द सेल स्वेल्स द बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, आप इसको याद रखना। एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया है अपने तरफ से जितना भी हो सकता है। ठीक है, वो अच्छे तरीके से याद रखो बस आप। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत है? चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या लिखा हुआ है? प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या हो जाता है, सुन लो। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of cell away from the cell wall. So this phenomena is known as plasmolysis. उल्टा होता है बिल्कुल, ओस्मोसिस से उल्टा। ऐसा है ना, देखो आप समझ पा रहे हो, ओस्मोसिस से उल्टा बिल्कुल चल रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes. अब बात आती है कि न्यूक्लियस क्या होता है। ये देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया अच्छे तरीके से। ये होता है, ये जो ब्लैक कलर से ये बना हुआ था इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ये होता है न्यूक्लियस। और इसमें ये जो भरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है इसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। और ये जो बीच बीच में आपको ये गैपिंग दिखाई दे रही है ना, ये गैपिंग जो दिखाई दे रही है आपको, ये वाली गैपिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियस को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? सेल का ब्रेन। सेल का ब्रेन आप किसको कहते हो? सेल का ब्रेन आप किसको कहते हो? न्यूक्लियस को कहते हो। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सेल का ब्रेन किसे किसे कहते हैं हम लोग ना, पूछ सकते हैं ना, एग्जाम में आ सकता है, नहीं आ सकता? बोलो जल्दी से। What sir? What did you ask? मैंने ये बोला, सेल का ब्रेन किसको कहते हैं? सेल का Cell. ब्रेन किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। ये देखो लिखा है, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल एंड इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। सारी सेल में जो भी एक्टिविटी है वो सब यही न्यूक्लियस ही क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग किसको कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, उसका ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहते हैं ना। सीपीयू सुना है आपने, क्या होता है? Yes. अरे जैसे जो डेस्कटॉप होते हैं ना, डेस्कटॉप, तो उसमें होता है सीपीयू लगा होता है, सब बॉक्स टाइप का होता है, बड़ा सा बॉक्स होता है, उसी को सीपीयू कहते हैं। तो जैसे कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग सीपीयू कहते हैं, ऐसे ही सेल का ब्रेन हम लोग किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। न्यूक्लियस इज नथिंग बट द ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। क्यों ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेल की। सेल क्या एक्टिविटी करेगा, इसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस ही इसको कंट्रोल करता है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? आपको समझ में आ रही है मेरी बात अच्छे तरीके से या नहीं? ये आप मुझे जल्दी से क्लियर करके
बोलो जल्दी, आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? यस ना? सर, समझ आ रही है। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में कि कंपोजिशन क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बनता कैसे है, उसका कंपोजिशन क्या क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के पास मेम्ब्रेन होता है। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले क्या आया? सेल। सबसे पहले क्या आया? सेल। ठीक है, सर सेल के ऊपर जो कवरिंग है उसको हम लोगों ने क्या बोला? बोलो जल्दी से। सबसे पहले आया सेल, सेल के ऊपर जो कवरिंग है उसको हम लोगों ने क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला उसको हम लोगों ने? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है उसको हम लोगों ने क्या बोला? सेल। सेल वॉल। वेरी गुड। तो बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन यहाँ पे भी होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल मेम्ब्रेन है ना, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आगे। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to the cytoplasm। मतलब साइटोप्लाज्म तक जाने के लिए वो क्या, जैसे अब जैसे हमारे हाथों में क्या है, जैसे ये हमारे हाथ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये ऐसे हेयर्स वगैरह होते हैं ना, तो ये पोर्स ही तो होते हैं, इन्हीं से तो वो निकलता है, पसीना बाहर निकलता है ना। देखा है आप लोगों ने, आपने देखा होगा। बात आ रही मेरी समझ? इसी को हम लोग बोलते हैं पोर्स। क्लियर हो गया? यस। ओके, वेरी गुड। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे हो? नो सर। ओके, नेक्स्ट है द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज सर, अबाउट। हाँ, सर 1 minute, a call is coming. ओके ओके, फास्ट। तो जो क्रोमोसोम होता है वो दो चीजों से मिलकर कंपोज होता है, एक तो डीएनए से और एक प्रोटीन से। और डीएनए का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। आगे क्या लिखा है? डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। अच्छा आप 1 मिनट रुकिएगा। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। मतलब डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, डीएनए में फंक्शन क्या करता है, उसी को हम लोग जीन्स कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का मतलब समझते हो, जो उसमें लिखा भरा होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, वो। तो chromatin material is a visible as a entangled mass of the thread-like structure. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized it into chromosome and perform cell division. ठीक है, तो ये सारी टॉपिक, मतलब ये लाइंस है, आप इनको सिंपली पढ़ सकते हो और आपको ये बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी मेरे ख्याल से। बताओ, कुछ इसमें क्रिटिकल चीज तो नहीं है ना? है कुछ? No. ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है? फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या होता है उसका? द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल। ठीक है, मतलब एक सिंगल सेल होगी और वो न्यू सेल बनाती जाएगी, ये उसका फंक्शन होता है। एक सिंगल सेल होती है, वो नई सेल बनाती जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक सेल है, वो अगर कोई सेल डैमेज हो रहा है, उसमें कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो वो नई सेल अपने आप से जनरेट कर लेती है, उसको हम लोग कह देते हैं फंक्शन। यहाँ पे लिखा होता है इट ऑल्सो प्लेज अ crucial part along with the environment in determining the way the cell and develop and what form it will exhibit at maturity by directly the chemical activities of the cell। सिंपल सी बात है, आप परेशान मत होना। मेरी बात आप तक पहुंच रही नहीं? आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ जल्दी से। Yes sir, clear. जी, चलो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड क्या होता है? इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन
of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. अब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता है. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called the nucleoid. अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है मान लो, तो क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन. भाई कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियर रीजन भी कोई डिफाइंड नहीं है. कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, लेकिन उनके पास न्यूक्लिक एसिड तो भरा हुआ है ना, उसी को हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियोइड. उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोइड. क्लियर है? क्लियर हो रही मेरी बात? यस सर. ओके. अब साइटोप्लाज्म की बात हम लोग करते हैं, तो साइटोप्लाज्म का क्या मीनिंग हो जाता है, बताओ आप मुझे. साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट. मतलब जैसे आपने देखा ना न्यूक्लियस भरा होता है, न्यूक्लियस होता है ना, अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है. The cytoplasm is the fluid contained inside the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड टाइप का होता है, एक लिक्विड टाइप का भरा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म. क्लियर होगी मेरी बात? यस सर. ओके वेरी गुड. तो आपको याद रहेगा ना कि ये न्यूक्लियोइड क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सब याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सर रहेगा. वेरी गुड. फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म क्या होता है, बताओ जल्दी से, क्या होता है साइटोप्लाज्म? अभी बताया मैंने जस्ट, क्या होता है साइटोप्लाज्म? सर साइटोप्लाज्म हाँ. साइटोप्लाज्म क्या होता है, बताओ जल्दी से. अभी तो बताया, अभी जस्ट मैंने बताया. साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड होता है ना. इट्स फ्लूइड होता है एक सेल के अंदर. हाँ, ये देखो क्या लिखा है, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी बताया मैंने, भूल गए इतनी जल्दी? ऐसे कैसे काम चलेगा, इतनी जल्दी थोड़ी भूला जाता है. ठीक है, चलो तो देखते हैं फंक्शन. फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म देखते हैं. इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स. इट एक्ट एज स्टोर ऑफ विटल केमिकल्स सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन, ये सब होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर. ठीक है. इट इज द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक pathways such as glycolysis, glycolysis. ठीक है. तो ये तीन यहाँ पे सिंपल से डायरेक्ट फॉर्मूले, सॉरी फॉर्मूला कह रहा हूँ मैं, पॉइंट है. इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि साइटोप्लाज्म का फंक्शंस क्या क्या फंक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म. याद रहेगा? यस सर. ओके वेरी गुड. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसको हम लोग शॉर्ट में ईआर बोलते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मतलब द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड शीट्स. एक तरह का ये एक नेटवर्क होता है, बहुत बड़ा सा नेटवर्क होता है, जिसमें कई सारे ट्यूब्स कनेक्टेड होते हैं और शीट्स कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, बॉडी के अंदर की बात हो रही है. It look like long tubeless tubules or round or oblong bags. Okay, so the ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है, सेम टू सेम. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर रखता है, वैसे ही स्ट्रक्चर किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है. इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स. ये किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना होता है. कोई डाउट है इतनी बात में, जल्दी बोलो. नो सर. ठीक है. और लिपिड होता क्या है, आपको पता है लिपिड क्या होता है, बताओ आप लिपिड क्या होता है. सर लिपिड तो
लिपिड क्या होता है? टिश्यू, टिश्यू बनाता है ये। लिपिड क्या होता है? टिश्यू बनाता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ जो मिक्स हो जाता है ना लिपिड, तो टिश्यू बना लेता है। बात आ रही समझ? यस सर। जैसे जो लिपिड होता है, लिपिड को अगर हम प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर मिक्स कर दें तो ये क्या बना लेता है? टिश्यू बना लेता है। ये क्या बना लेता है? टिश्यू बना लेता है। इसको याद रखें, यस सर। ठीक है। और ये लिपिड्स होता है ना, ये इसका क्या कहते हैं, घुलता नहीं है, घुल नहीं सकता, डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं होता। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ईआर के कितने टाइप होते हैं। ये है ना एंडोप्लाज्मिक, तो दो टाइप होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दो टाइप होते हैं। बात क्लियर हो रही कि नहीं? यस सर। ठीक है, ओके। तो ओके, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।